जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आपके लिए आज इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस लेकर आए हैं इंग्लिश के, जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हम डेली आप लोगों के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं इस चैनल पर। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पे ये क्या कह रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हम लोग को एंटोनिम्स चुनना है, सही ऑप्शन को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राशनल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है राशनल दिया गया है। राशनल का हिंदी होता है तर्कसंगत या समझदार। ठीक है, अब हम लोग को राशनल जो दिया गया है इसका जो है एंटोनिम्स सही क्या होगा, करेक्ट आंसर जो होगा चार विकल्प में से कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्शस दिया गया है सचेत या प्रबुद्ध। इसके बाद इलॉजिकल दिया गया है तर्कहीन। इसके बाद बात कर सकते हैं इम्पेशेंट दिया गया है अधीर या उत्सुक। और यहाँ पे पोलाइट दिया गया है सभ्य या शिष्ट दिया गया है। तो अब हम लोग को राशनल का एंटोनिम्स क्या हो सकता है हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ध्यान में रखना होगा क्योंकि एंटोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। तो ये सारी चीज को क्या करना होता है, याद करना होता है। ठीक है, जितना ही आप लोग याद करिएगा उसी जो भी प्रश्न आएंगे इस तरह के आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। अगर आप जो याद किए और याद कर लिए और वही प्रश्न आपका आ गया तो आपके लिए और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो रैशनल का जो हो जाएगा इलॉजिकल हो जाएगा। ध्यान में रखना होगा, रैशनल का जो हो जाएगा इलॉजिकल जो हो जाएगा तर्कहीन, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं जो हम लोग का सेकंड प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच हैज नो स्पेलिंग एरर। यहाँ पे देखना है कौन सा स्पेलिंग एरर जो है ये सेंटेंस में हो रहा है। ठीक है, अगर होगा तो आप लोग को सही ऑप्शन को चुनना होगा, ऑप्शन को सही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं दी रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज टेक्निकल। अब यहाँ पे हम लोग को चार विकल्प में से सही विकल्प को चुनना होगा और देखना होगा कि यहाँ पे स्पेलिंग एरर कहाँ पे हो रहा है, किस ऑप्शन में जो है स्पेलिंग एरर है, मिस्टेक है। ठीक है, तो हम लोग को अगर ध्यान से देखेंगे साथियों तो ऑप्शन नंबर जो बी है, देखने के उपरांत जो है ऑप्शन नंबर बी में स्पेलिंग जो है ये गलत हो रहा है। ठीक है, कुछ देख सकते हैं यहाँ पे रोल देख सकते हैं द रोल, यहाँ पे ROLE ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दिया गया है टेक्निकल। ठीक है, आप लोग बी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के मतलब देखिए रोल के मतलब होता है भूमिका। ठीक है, और जो गवर्नमेंट होता है इसके मतलब होता है क्या, सरकार होता है। और टेक्निकल के मतलब होता है तकनीकी होता है। तो यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग को गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इसके बाद बात करेंगे क्या हो जाएगा, इज टेक्निकल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इज छूट गया है। ओके, तो यहीं पे इसलिए ये मिस्टेक हो गया है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है कि द रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज, यहाँ पे इज हो गया टेक्निकल। संघ सरकार की भूमिका जो है तकनीकी है, संघ सरकार की भूमिका जो है तकनीकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गलत हो रहा है। स्पेलिंग एरर की बात किया है, देख सकते हैं नो स्पेलिंग एरर भी यहाँ पे देखने को कह रहा है प्रश्न में। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज ठीक ठाक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया गया है, इस बी ऑप्शन का जो सभी स्पेलिंग्स है ये सारे सही है। आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा गलत है, नहीं, ये सारे स्पेलिंग जो है बी ऑप्शन के ये सही है। जबकि अन्य विकल्पों में आप लोग देखिएगा कुछ कुछ स्पेलिंग जो है देखने को मिलेंगे, स्पेलिंग जो है मिस्टेक मिलेगा। ओके, क्लियर है, तो ऑप्शन बी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं और एक सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, अंडरलाइन किया गया है एक सेंटेंस को, आप देख सकते हैं हैज बिकम अनरोल मछली। और इस जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है
इसको हम लोग को सही ऑप्शन चुनना है, सही विकल्प चुनना है। क्या ये जो अंडरलाइन किया गया है कुछ इसमें त्रुटियां हो सकती है या नहीं हो सकती है? अगर त्रुटियां होगा तो ऑप्शन को आप लोग को चुनना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया? तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। दी बुक्स हैज बिकम हो गया। इसके बाद अनरॉसमसली पॉपुलर विद स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक टू रीड। यहाँ पे यहाँ पे देखिए साथियों, इसका कहने का जो मकसद है कि मैं ये जो पुस्तकें हैं उन विद्यार्थियों के बीच अत्यधिक क्या है, पॉपुलर है, अत्यधिक लोकप्रिय हो गई है, जो पढ़ना क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, जो पढ़ना क्या है, पसंद नहीं करते हैं। इसका ये हिंदी कह रहा है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं द बुक्स दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं द बुक्स दिया गया है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत हो रहा है। द बुक्स देखिए यहाँ पे जो है पुलरल सब्जेक्ट है, जो बुक्स दिया गया है ये पुलरल सब्जेक्ट है, दो बुक्स। इसके लिए क्या होना चाहिए, पुलरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, पुलरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। हैज के जगह पर किसका प्रयोग होना चाहिए, तो हैज के जगह पर साथियों हैव का प्रयोग होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए, हैव का प्रयोग होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं किस ऑप्शन में जो है हैव का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। आप लोग करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे। दी बुक्स हैव बिकम, यहाँ पे देखेंगे अनरॉसमसली पॉपुलर विथ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक टू रीड। ये पुस्तकें उन विद्यार्थियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हो गई है जो पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी तरह आप लोग के एग्जाम में प्रश्न आएंगे, आप लोग को सही करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद आते हैं फोर्थ प्रश्न पे। यहाँ पे जो फोर्थ प्रश्न कर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे दी हो गया और यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। फॉर दिस डिस्टेंस विल बी 90 सेंट। अब आप लोग को ध्यान से देखना होगा कि इस दूरी का किराया जो है 90 सेट होगा। इस दूरी का जो किराया होगा 90 सेट होगा, ठीक है। अब हम लोग को राइट आंसर की बात करना है तो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। किराया की बात आ गया, फेयर होना चाहिए क्योंकि फेयर गलत हो जाएगा। स्वभाव और प्रवृत्ति की इस सेंटेंस में कोई भी भावना उत्पन्न नहीं कर रहा है, कोई भी जो है इस चीज में नहीं कह रहा है। फेयर कभी नहीं है, निष्पक्ष या सुंदर, फ्लावर तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक्स हो गए, गलत हो गए। यहाँ पे जो फेयर हो गया, किराया हो गया, ये चीज यहाँ पे सही हो गया। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। फेयर इसलिए हुआ क्योंकि इस दूरी का जो किराया होना चाहिए कितना होना चाहिए, 90 सेंट होना चाहिए, मतलब 90 सेंट होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गया। आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे देख लीजिएगा द फेयर लगाया गया है, इसलिए यहाँ पे फेयर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं जो 5 प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। उसी तरह का प्रश्न आ गया जो हम लोग पीछे अभी जस्ट किए हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो यहाँ पे दिया गया है, वर्ड्स दिया गया है, वेयर व्हेन एवर इट रेनिंग डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, व्हेन एवर इट रेनिंग एंड इट द साइट कैन बी रिवार्डिंग। ये जो है इस ऑप्शन मतलब इस सेंटेंस में यहाँ पे कह रहा है कि या इसका कहने का जो मतलब क्या है कि डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम व्हेन एवर इट्स रेनिंग कह रहा है जब भी बारिश होती है तो रेगिस्तान में फूल खिलते हैं। और यह जो साइट कैन बी रिवार्डिंग, और यह जो नज़ारा है बहुत ही आनंददायक होता है, बहुत ही आनंददायक होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे देखना होगा कहाँ पे मिस्टेकेस जो है आप लोग जो है हो रही है। तो यहाँ पे मिस्टेक जो है साथियों हो रही है रेनिंग के स्थान पर। इट रेनिंग जो दिया गया है रेनिंग, ये मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक अब इसलिए हो रही है क्योंकि जो ब्लूम दिया गया है ये वर्ब है, यहाँ पे V1 है। ठीक है, जो वर्ब है ब्लूम, ये V1 का प्रयोग किया गया। और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो आप लोग देख लीजिएगा इट है, यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इट है। तो इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे रेनिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रेन होना चाहिए। यहाँ पे रेनिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे रेंस का प्रयोग होना चाहिए। समझ में आ गया कंप्लीटली? कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो यहाँ पे हम लोग बी ऑप्शन को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, व्हेन एवर इट रेन्स। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेजर्ट्स फ्लावर्स ब्लूम व्हेन एवर इट्स रेन एंड दी साइट कैन बी रिवार्डिंग। जब भी बारिश होती है तो रेगिस्तान में फूल खिलते हैं और ये नज़ारा बहुत आनंददायक होता है। आगे आते हैं, प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। यहाँ पे 6 जो प्रश्न करे कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल वर्ड। यहाँ पे देखना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्पेलिंग जो है यहाँ पे जो है गलत हो रहा है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए जो देख रहे, ऑप्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो वोल्कानो दिया गया है ये स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, वोल्कानो का मतलब होता है ज्वालामुखी, वोल्कानो का मतलब होता है ज्वालामुखी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग इसका क्या हो जाएगा, VOL होना चाहिए, VOL होना चाहिए और CANO होना चाहिए। वोल्कानो का मतलब होता है ज्वालामुखी होता है। ठीक है, इसके बाद अगर देख सकते हैं यहाँ पे मेंटल के मतलब आप लोग को पता है, इसका मतलब आवरण होता है, आच्छादन होता है। क्रिएटर का मतलब ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्रिएटर कहा जाता है, जहां से लावा निकलता है। अर्थक्वेक के मतलब जो होता है भूकंप होता है। समझ में आ गया। इसके आगे देखते हैं 7 प्रश्न। यहाँ पे जो 7 प्रश्न कर रहा है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैव बीन गिवन एज वन ऑफ द में कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट्स द कंटेन्स दिस एरर फॉर द गिवन ऑप्शन। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क्स नो एरर एज योर आंसर। यहाँ पे सेंटेंस बड़ा सा दिया गया है, आप लोग को ऑप्शन को सिलेक्ट चुनना है। जहाँ पे कुछ भी त्रुटियां देखने को मिलेगा तो आप लोग ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ठीक है, अगर त्रुटियां नहीं मिल सकता है तो आप लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं नो एरर। आप लोग ऑप्शन में जो है दिया गया है, आप लोग ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन, यहाँ पे जो सेंटेंस बड़ा दिया गया है और यहाँ पे हम लोग को चुनना है त्रुटियां। द ग्लोबल पेंडेमिक रिमाइंड अस दैट इवन लोकल सेंसरशिप कैन हैव ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो 7 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो कह रहा है कि जो वैश्विक महामारी है हमें क्या करती है, रिमाइंड करती है, हमें याद दिलाती है कि जो स्थानीय जो लोकल सेंसरशिप है, जो सेंसरशिप है वे वैश्विक परिणाम हमारे हो सकते हैं। और ये वैश्विक महामारी, ये जो आप लोग को पता चल गया कि ये बातें क्या कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग को चुनना है कहाँ पे गलत हो रहा है, तो डी ऑप्शन में गलत हो रहा है, द ग्लोबल पेंडेमिक रिमाइंड्स अस दिया गया है। ठीक है, अब आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे रिमाइंड दिया गया है, रिमाइंड जो है यहाँ पे रिमाइंड दिया गया है और यहाँ पे देखिए रिमाइंड दिया गया है, यहाँ पर भी रिमाइंड है। इसलिए ये जो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है डी नंबर ये गलत हो रहा है। रिमाइंड जो हो जाएगा ये प्लूरल वर्ब है, रिमाइंड जो है ये प्लूरल वर्ब है और प्लूरल वर्ब के स्थान पे यहाँ पे होना चाहिए रिमाइंड्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे रिमाइंड्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एस का प्रयोग होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। प्लूरल वर्ब जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब को हटाकर क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है द ग्लोबल पेंडेमिक, ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आप लोग को बताए हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो रहा है। समझ में आ गया। आप लोग यहाँ पे इस चीज को करेक्ट सेंटेंस को देख सकते हैं, रिमाइंड्स हो जाएगा। ओके, आगे आते हैं, प्रश्न 8 है। इसी तरह का प्रश्न देख लीजिएगा, द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट, दे मे कंटेन्स एरर, सेलेक्ट द पार्ट्स दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। तो देयर इज नो डेइंग, यहाँ पे देख सकते हैं सेगमेंट दिया दिया दैट आवर कंट्री इज इन और एन मेजर इकोनॉमिक स्लम। ये 3 सेगमेंट में इसको डिवाइड कर दिया एक सेंटेंस को। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे राइट आंसर को चुनना है कहाँ पे, यहाँ पे जो है मिस्टेकेज हो रही है। तो देख लीजिएगा एन मेजर इकोनॉमिक्स जो स्लम्प दिया गया है यहीं पे जो है मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि इन एन दिया, इन एन कभी नहीं होता है, एन के जगह पर ए मेजर होता है, इन एन कभी नहीं होता है, इन के बाद ए का प्रयोग होना चाहिए, ए मेजर का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि मेजर का जो उच्चारण देख लीजिएगा कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। मेजर का जो उच्चारण हो रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड से कोई भी वर्ड का उच्चारण होता है तो उसके पहले ए भावेल को हम चुनते हैं, एन को, एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो ए है इंडेफिनिट आर्टिकल है
और एन जो है ये वावेल साउंड है। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एन मेजर इकोनॉमिक स्लम्प ये गलत हो रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। आप लोग देख सकते हैं इस देयर इज ए नो डेइंग दैट आवर कंट्री इज इन ए मेजर इकोनॉमिक स्लम्स। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे देश की जो बड़ी आर्थिक मंदी में, हमारा देश जो है बड़ी आर्थिक मंदी में। ये चीज समझ में आ गया। आगे देखेंगे जो 9 यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे रिटेलनेस के दिया गया है, इसका मतलब होता है सख्त या कठोर होता है। डिटरमाइनेट यहाँ पे दृढ़ या संकल्प या स्थिर। यील्डिंग दबेला या लचीला। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे टीनासियस दिया गया है, दृढ़ या सख्त। यहाँ पे स्वार्मिंग झुंड भीड़ या लगाना। तो देख सकते हैं रिटेलनेस जो दिया गया है सख्त, इसका एंटोनिम्स क्या होगा। तो रिटेलनेस का जो एंटोनिम्स होता है यील्डिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है। कठोर का क्या होता है, लचीला होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जो यहाँ पे 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी एज वन वर्ड एज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है, आप लोग देखना है और इसका सही उत्तर को चुनना है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटेन बाई हिमसेल्फ। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा गया उसका जीवन इतिहास, ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे जो ऑटोबायोग्राफी दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों आत्मकथा होता है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो लिखा गया उसका जीवन इतिहास होता है, उसको ऑटोबायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखेंगे प्रश्न 11 है। 11 प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट वाज रेनिंग हेवली दैट्स व्हाई योर फादर्स ब्लैंक्स एट माय प्लेस लास्ट नाइट। अब हम लोग को यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। ये चीज को आप लोग को ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे ऑप्शन जो है कौन सा सही हो रहा है। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन जो साथियों सही हो जाएगा, यहाँ पे जो ए ऑप्शन सही होना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग को ब्लैंक्स होना चाहिए कि योर फादर, ऑप्शन सही के मतलब नहीं, मतलब यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे स्टे होना चाहिए, स्टेड होना चाहिए, ठहरे या रुके। स्टे मतलब ठहरे या रुके होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इट वाज रेनिंग हेवली दैट्स व्हाई योर फादर स्टे, ठीक है, एट माई प्लेस लास्ट नाइट। भारी बारिश हो रही है इसलिए तुम्हारे पिता जो है कल रात मेरे घर पर रुके थे, ठीक है। आगे देखिए 12 प्रश्न है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन इडियम। मतलब फ्रेज है यहाँ पे लीव नो स्टोन अनटर्न, हर संभव प्रयास करना। अब ये जो फ्रेज है इसका देखेंगे यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन देख लीजिएगा, मेक ऑल पॉसिबल इफोर्ट्स, हर संभव प्रयास करना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वही चीज मेन है, लीव नो स्टोन अनटर्न। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हर संभव प्रयास करना, मेक ऑल पॉसिबल इफोर्ट, ठीक है। दोनों का अर्थ सेम टू सेम है। तो इसी तरह का प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आएगा। अगर आप लोग को हिंदी है याद अच्छे तरीका से तो आप उसको धड़ाधड़ सही कर दीजिएगा, ठीक है। 13 प्रश्न देखिए, यहाँ पे 13 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी टाइम शी टायर्ड टू ईट विद ए चॉपस्टिक्स ही फेल टू डू। टू डू शो होना चाहिए, यहाँ पे टू डू शो होना चाहिए ना, यहाँ पे टू डू शो होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे टू डू शो हो गया क्योंकि हर बार उसने एक चॉपस्टिक में खाने की कोशिश की और वह क्या हो गया, हमेशा अनसक्सेसफुल रहा, फेल्ड हो गया, मतलब असफल रहा। यहाँ पे 14 जो प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। मैं यहाँ पे ए पाइप ड्रीम दिया गया। ए पाइप ड्रीम के मतलब होता है असंभव कार्य, ए पाइप ड्रीम के मतलब असंभव कार्य। और यहाँ पे देखेंगे एन ए तो यहाँ पे देखेंगे एन इलूसोरी प्लान दिया गया है, ठीक है। जो एक भ्रामक जो योजना होता है, ये ए पाइप ड्रीम का जो है ये सही फ्रेज निकल कर आ रहा है, एडियम्स निकल कर आ रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है, बाकी सारा गलत हो रहा है।
15 देखिए प्रश्न उसी तरह का आ गया है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन वन ऑफ देम मे कंटेन्स एरर सेलेक्ट द पार्ट्स ऑफ द कंटेंट्स द एरर द गिवन ऑप्शन इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं जो सेंटेंस दिया गया है टेलीकॉम इज वन ऑफ इंडियंस ग्लोबली रिकॉग्नाइज सक्सेस स्टोरीज। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को अगर देखना होगा टेलीकॉम के बारे में ये चीज़ की गणना कर रहा है और ये हम लोग को बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग को दोस्तों देखना होगा कि यहाँ पे राइट आंसर की बात करना है कि कौन सा सही हो रहा है। अगर कुछ भी दिक्कत है तो नो एरर करना है, अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो एरर करना है, अगर दिक्कत है तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, राइट आंसर को चुनना होगा, सही विकल्प को चुनना होगा। तो देख सकते हैं इंडिया जो यहाँ पे ग्लोबली दिया गया है यही मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे पोस्ट ऑफिसेस एस का प्रयोग होना चाहिए। इसके देख सकते हैं आप लोग INTIA पोस्ट ऑफिसेस जो एस होता है ये प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं जो देख लीजिएगा इंडियंस यहाँ पे दिया गया है ना पोस्ट ऑफिसेस एस जिसको बोलते हैं, यही दूरसंचार भारत की विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सफलता की कहानियों में से क्या है, एक है। 16 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे देख सकते हैं एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। यहाँ पे जो अपरंपरागत जो तरीका है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हम लोग को। क्या यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा 16 नंबर का। 16 नंबर का जो देखेंगे हम लोग ए ऑप्शन जो है बोहिमीन, यहाँ पे ये सही होगा जीने, जिसका मतलब होता है जीने, तो ये इसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। 17 देखेंगे प्रश्न जो है यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स आ गया। ठीक है, अंडरलाइन जो वर्ड किया गया इसका सिनोनिम्स बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परसेप्टिव दिया गया है, यहाँ पे ये जो है इसका हम लोग को जो है सिनोनिम्स देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है परसेप्टिव का। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एस्टिव्ट जो है एस्टिव्ट का मतलब होता है दक्ष या चालाक। ठीक है, और जो परसेप्टिव दिया गया है परसेप्टिव जो दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, तो परसेप्टिव का मतलब होता है भेदक या अनुभवी होता है, तो इसलिए यहाँ पे एस्टिव्ट हो गया, जिसको दक्ष या चालाक के नाम से जानता है, जो परिपूर्ण होना चाहिए। आगे देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट है 18 प्रश्न है, देख लीजिए ध्यान से कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु डिसलाइक आर्ट्स एंड कल्चर, मतलब साहित्य कला और संस्कृति के जो प्रति विमुख होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोफेशनल है, फिलिस्टाइन है, मर्सेनरी है और एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 18 जो प्रश्न है यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो यहाँ पे फिलिस्टाइन दिया गया है, जो अशिक्षित होते हैं उनको इस नाम से जानते हैं, जो वन हु डिसलाइक आर्ट्स एंड कल्चर के रूप में जानते हैं उनको फिलिस्टाइन कहा जाता है। आगे देखेंगे जो प्रश्न 19 है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो यहाँ पे इंटरनेटिव दिया गया है, जो अनंत काल या ससावत के नाम से जाना जाता है, जिसको इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी फॉरएवर हो जाएगा, हमेशा के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग सही करेंगे। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न 20 है दोस्तों, देख लीजिए सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे पहले ही भरने के लिए आ गया है। यू डोंट वांट टू स्लीप देन लीव दिस रूम। सो होना चाहिए, वेदर होना चाहिए, एज होना चाहिए और इफ का प्रयोग होना चाहिए। तो इफ का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इफ यू डोंट वांट टू स्लीप दे लीव दिस रूम, मतलब कहना है कि अगर तुम सोना नहीं चाहते हो तो इस कमरे से बाहर चले जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो आपके लिए आज 20 प्रश्न लिए थे। कैसा लगा इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी साथियों को।